नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस स्त्रीरोग संभाषा के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है गर्भिणी परिचर्या में। आज हम लोग डिस्कस करते हैं ज्वर चिकित्सा के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है ज्वर संप्राप्ति के बारे में। ज्वर ये बहुत ही सामान्य और विशेष भी व्याधि है। विशेष क्यों है? क्योंकि ज्वर के अनेक प्रकार हैं। आज भी हम लोग देखेंगे तो जैसे कोविड-19 महामारी के दरमियान हमने देखा कि फीवर और इंक्रीज इन टेम्परेचर, ज्वर, ये मुख्य लक्षण उसमें था। तो कोई भी आगंतुक कारण हो, कोई भी टाइप का इन्फेक्शन हो, व्हेनेवर देयर इज एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, तो उसमें ज्वर आता ही है। बुखार आना आम आम बात है। जो भी कुछ थोड़ा सा भी आपके जैसे समदोषाः समाग्निश्च समधातु हम लोग स्वास्थ्य की व्याख्या करते हैं, तो थोड़ा सा भी कुछ कहीं पर आपको गड़बड़ लगती है, आपने ओवर एक्सर्शन कर लिया, आपने अधिक चिंता, क्रोध और लाइक संताप, ये भी ज्वर का हेतु बन जाता है। तो ऐसे कई कारणों से आपको ज्वर की जैसे एक ऐतिहासिक कथा है रुद्र के बारे में, दक्ष प्रजापति के बारे में, तो वो कथा भी आपको पता है कि कोप से ही ये ज्वर निर्माण होता है। बिल्कुल, और यही कारण है पित्त का प्रकोप शरीर में होता है। तो त्रिदोषों में भले ही तीनों दोष रिस्पॉन्सिबल हो, बट मेन दोषा इज पित्त प्रकोप। और धातु और स्त्रोतस की बात करेंगे तो रसव स्त्रोतस का ज्वर ये व्याधि है। आचार्य चरक ने ज्वर चिकित्सा का बहुत ही विस्तारित रूप से वर्णन किया है। लाइक मुझे लगता है कि जो ज्वर चिकित्सा है 50 से 60 पेजेस उसमें है। और ज्वर चिकित्सा में जो भी सारे ज्वर एक ऐसा व्याधि है जिसमें धातुगत अवस्था भी प्राप्त होती है। नया ज्वर, नव ज्वर की चिकित्सा अलग होती है, जीर्ण ज्वर है। मुझे लगता है पिछले 20 सालों में अलग अलग टाइप के फीवर आ गए हैं। लाइक चिकनगुनिया आ गया, डेंगू फीवर आ गया, मलेरिया टाइफाइड तो चलते आ रहा है, ब्लैक वाटर फीवर है, स्वाइन फ्लू आ गया, अभी कोविड आ गया, बीच में कुछ अलग सा इन्फेक्शन आ गया। तो इन सभी को देखते हुए मुझे लगता है इन सभी का बहुत ही विस्तारित रूप से वर्णन आयुर्वेद में किया है। गर्भिणी ज्वर में भी हेतु तो वही सारे मिले, और एक्स्ट्रा हेतु या अलग से कुछ हेतु हो सकते हैं क्या गर्भिणी ज्वर में? गर्भिणी में ज्वर आना थोड़ा सा ट्रबलसम हो जाता है। लाइक जैसे कि कोई भी, जैसे हमने कल भी 2 दिनों से वही देख रहे कि किस प्रकार से मैनेज कैसे किया जाए। गर्भिणी में कोई भी ऐसे अलग से लक्षण दिखता है तो उसको मैनेज कराने के लिए हमें थोड़ी सी रिस्क फैक्टर्स भी कुछ होते हैं, और लाइक कुछ टॉक्सिमिया वगैरह, या कुछ अगर उसके साथ लक्षण क्या है उसको भी देखिएगा। जैसे अभी पैंडेमिक अभी चल भी रहा है, तो इन 2 सालों में अगर आपने देखा कि कोविड-19 के लक्षण या जैसे ब्रेथलेसनेस है, तो फीवर के साथ हल्का सा बुखार है, अंगमर्द है, अरुचि है, अग्निमांद्य है, ऐसे लक्षण के साथ है तो कोई बात नहीं। बट आपको अगर श्वास कष्टता, ब्रेथलेसनेस या टिपिकल कुछ एब्डोमेन पेन, ऐसे कुछ अगर टिपिकल आपको लक्षण दिखते हैं, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको अलग से विचार करना होगा। इसका निदान कैसे करेंगे? इसका निदान तो लाइक ये सिंपली हम लोग उसको मॉनिटर करेंगे। आप घर में थर्मामीटर से मॉनिटर कराने को भी लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि 99-100 तक तो ठीक है, बट उसके ऊपर अगर बुखार जाता है, हाई ग्रेड फीवर है, फीवर राइगल्स विद चील्स है, तो वहां पे थोड़ा सा हमें विषम ज्वर, संतत ज्वर, अलग अलग प्रकार के जो ज्वर बताए गए हैं उसमें हमें थोड़ा सा लुकआउट करना होगा। तो ज्वर चिकित्सा सामान्य तौर पर मुझे लगता है कि जैसे मैंने कल भी आपको बताया था, हम लोग डाइट के सेशन में आहार क्या देना चाहिए इसको लेकर पढ़ रहे थे कल दोपहर के सत्र में डायटिक्स का। तो उसमें भी मैंने बताया था कि ज्वर एक ऐसा व्याधि है कि जो बिना कुछ दवा के भी कंट्रोल हो सकता है। जो आप पुराने आपके पिताजी या उस एज वाले जो भी कोई होंगे ना, जो एक फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन के रूप में काम करते थे, उनको आपने देखा होगा कि ज्वर आता है तो वो बोलते कि ठीक है 1-2 दिन में कम हो जाएगा, बस ज्वर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, उसको हमें कंट्रोल करना है। तो लाइक कोल्ड फॉर्मेंटेशन, स्पॉन्जिंग करके, कोलिन वाटर की पट्टियों के साथ, चंदन पानी के पट्टियों के साथ, आप त्रिफला कषाय में भी पानी या टॉवेल या तौलिया भिगो कर उसके भी आप आराम से उसको स्पॉन्जिंग करा सकते हैं। तो ये सारा ही पहले के इसमें चलता था। ऐसे आज के जैसे नहीं था कि आज फीवर आ जाता है तो तुरंत हम लोग एंटीबायोटिक स्टार्ट कर देते हैं, या तुरंत हम लोग कुछ दवाइयों के बारे में सोचते हैं। तो सिंपली मैं सबसे पहले तो आयुर्वेद में आप सभी को बताया कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगी, लंघन, फिर दीपन पाचन, और उसके बाद हम लोग बाकी सारी जो भी ट्रीटमेंट करनी होती है वो हम लोग करते हैं। तो जैसे प्रेगनेंसी में भी यही प्लान रहेगा, आपका लंघन ही आपको करना है। बट अभी एकदम से लंघन पे हम लोग रख देंगे तो प्रेगनेंसी में वीकनेस वगैरह आने की संभावना है। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोगों को कुछ ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना है। जैसे यहाँ पे संताप है, क्रोध है, आम भी बनता है, अग्निबांध्य भी होता है। तो लंघन तो जरूर करना चाहिए, बट इसके साथ साथ अग्नि के ऊपर काम करने के लिए हम लोगों को कुछ उष्णोदक है, सुतशीत जल है, सुवर्ण सिद्ध जल है,
या सबसे इंपॉर्टेंट षडंग पानी, मुझे लगता है षडंग पानी अगर है, आप षडंग पानी बना लेते हैं या मुस्ता वाटर बना लेते हैं या धनिया का पानी बना लेते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा मेडिकेशंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लंघन करिएगा, लंघन के दौरान कोल्ड स्पॉन्जिंग करिएगा। स्पॉन्जिंग करने के लिए आप चंदन का पानी यानी पानी में चंदन डालकर सिंपली उसका घोल बनाकर उसके साथ आप जो कपड़ा या पट्टियां है उसमें भिगोकर उसका भी आप स्पॉन्जिंग करा सकते हैं। कोलिन वाटर इंडिकेटेड है। त्रिफला का काढ़ा भी आप यूज कर सकते हैं। त्रिफला का क्यों उपयोग करना है, क्योंकि त्रिफला त्रिदोष प्रशमन का काम करता है। इस हिसाब से हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ लाइक उष्णोदक हो गया, पानक हम लोग दे सकते हैं। इसमें षडंग पानी का अपना एक महत्व है। अलग अलग जो मैं हमेशा बताती हूँ, मुस्ता का पानी है, ये है, वो सारा तो हम लोग दे सकते हैं। त्रिभुवन कीर्ति भी इसमें काम करेगा। और एक इम्पॉर्टेंट है, आपको काढ़ों का प्रयोग बहुत अच्छा है प्रेगनेंसी में हम लोग कर सकते हैं। घर में आप सिंपली जिंजर तो होता ही है, अदरक होता है, तो अदरक एक पीस लीजिएगा। 1 कप पानी लिया, उसको हमने 1 पीस अदरक ले लिया, तुलसी के पत्ते ले लिए, तुलसी के पत्ते उसमें डालिएगा। घर में ज्येष्ठ मध होगा, ज्येष्ठ मध भी आप इसमें थोड़ा सा जस्ट पिंच डाल सकते हैं। तुलसी के 10-15 पत्ते डालिएगा और इसका काढ़ा बनाकर भी आप दे सकते हैं। ये काढ़ा दिन में 3 बार देते हैं तो निश्चित रूप से बुखार उतर जाता है या फीवर मतलब कंट्रोल में आ जाता है। इसी प्रकार से अलग अलग काढ़ों के साथ हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। आपके आजू बाजू में घर में गुरुची अगर है तो गुरुची का फ्रेश काढ़ा भी आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पर मैं बताऊं, गुरुची घनवटी संशमनी वटी का बहुत ही अच्छा बेस्ट रोल है। संशमनी वटी, गुरुची वटी या गुरुची का काढ़ा बनाकर भी आप देते, घोल के रूप में भी देते हैं। त्रिभुवन कीर्ति है। और एक दूसरा है पारिजातक का काढ़ा भी बनाकर हम लोग दे सकते हैं। उसके पत्तों का काढ़ा बनाकर इंडिकेटेड है, वो भी अच्छा काम करने वाला होता है। इसका भी एक अच्छा रोल होता है। तो इस प्रकार से पहले के दिनों में स्पॉन्जिंग, फिर थोड़ा सा लंघन, लंघन के साथ साथ आपको लंघन का मतलब ये है कि यहाँ पे कोई जैसे कि चावल दाल वगैरह आम जो खाना खाते हैं ना, उसको हम लोग बंद कर देंगे और 2 दिन कम से कम हम लोग लंघन कराएंगे। लंघन के दौरान ही आपको ये काढ़े देने हैं। इसके साथ साथ आप मुख का पानी दे सकते। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे अग्निमंद कितना है, आम कितना है, अगर पेशेंट की अग्नि अच्छी है, अरुचि या कोई सर्दी या वोमिटिंग या बाकी कोई भी लक्षण उसमें नहीं है, तो यू कैन गो विथ सूप। अलग अलग प्रकार के यूश, यवागु, पेया, मंडप, इसका हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसमें दाल का पानी है, उसका यूज, उसमें आप थोड़ा सा ठंडे मसाले डालिएगा, गरम मसाले नहीं डालेंगे हम लोग इसमें। ठंडे मसालों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर है। ये दाल का पानी हम लोग फिनाल उसको देंगे यूज, मुदक का यूज बना सकते हैं। आप तुअर की दाल का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दाल का पानी हो गया। फिर दाड़िम का रस दीजिएगा। दाड़िम का रस क्यों देना है, क्योंकि दाड़िम का रस देने से लाइक पोषण भी होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसमें दाड़िम का रस 2-2 चम्मच की मात्रा में दे सकते हैं। ये अलग अलग प्रकार के सूप हो गए, दालों का सूप हो गया। आप वेजिटेबल को भी कुक करके उसका भी पानी दे सकते हैं। अगर पेशेंट ले सकता है, उसको कोई बाकी शिकायत नहीं है, फीवर कंट्रोल में आ गया है और जैसे कि आपने ट्रीटमेंट करा दी और दूसरे तीसरे दिन है और उसको अच्छी अग्निदीप्ति हुई है, तो इसमें हम लोग ये भी दे सकते हैं। अग्निदीप्ति नहीं है, आम बहुत अधिक ज्यादा है, तो हम लोग रसपाचक का प्रयोग करेंगे। या आप यहाँ पर मुस्ता, किरात, तिक्त, पटोल, इनका भी चूर्ण गर्म पानी के साथ या काढ़े के रूप में रसपाचक वटी हमको मिल जाती है, उसका भी प्रयोग हम लोग इसमें कर सकते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि मंडप या ग्रुएल्स, यवागु पिला दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यवागु, ग्रुएल, मंड 3 दिन तक मुझे लगता है ये सारा हम लोग चला देते हैं, तो 3 दिन के इसमें कंट्रोल आ जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि इसके 7 लक्षण क्या है। कफ और कोल्ड वाला है तो तालिसादी चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण, शहद के साथ हम लोग दे सकते हैं, इसमें अच्छा उसका रोल रहेगा। और जैसे मैंने संचमनी वटी का बताया, जो कि संचमनी वटी गुरुची इज द बेस्ट रसायन। गुरुची ना केवल यहाँ पे ज्वरग्न काम करेगी, बट एक रसायन का भी कार्य करती है, इसीलिए इसको हम लोग दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छे से काम करता है। गुरुची घनवटी या संशमनी वटी का अच्छा प्रयोग माना गया है। इसके बाद आपको दूसरा एक मैं बताऊंगी, सुकुमार घृत। सुकुमार घृत, यहाँ पे घृत क्यों दे रहा है, तो सुकुमार काम करेगा, ज्वरग्न भी काम करेगा और ये रसायन का भी कार्य करता है, इसीलिए सुकुमार घृत दे सकते हैं। सुकुमार घृत नहीं देना है पेशेंट को तो आप सुकुमार कषाय भी दे सकते हैं। यहाँ पर वरुण आदि कषाय, ये भी हम लोगों के लिए काम करेगा, बिकॉज वरुण भी शीत कषाय स्तंभन गुण वाला है, ये भी हम लोग दे सकते हैं पेशेंट को। जैसे उसको स्पॉन्जिंग कराने के लिए चंदन मुस्ता का पानी दे सकते हैं। हाई ग्रेड फीवर हो तो पेशेंट को क्या करिएगा, चंदन मुस्ता और तुलसी के पत्ते, इन तीनों का आप उसको उबाल कर थोड़ा सा काढ़ा की जैसे बनाइएगा और उसको एक टब में लीजिएगा, ये पानी सारा
चंदन और तुलसी का ये हमने लिया बनाया हुआ है, और इसमें पेशेंट के पैर भिगोकर आप पैर डालकर भी रख सकते हैं। या फिर क्या करिएगा, इस पानी में तौलिया, बड़ा सा तौलिया लीजिएगा और इस पानी में तौलिया को डिबोकर उसको निचोड़ कर, इससे भी आप उनका पूरा शरीर जो है आप उसको लगा सकते हैं, लपेट कर रख सकते हैं। ये भी एक ट्रीटमेंट अच्छी मानी जाती है। इससे भी पेशेंट का फीवर रिलीज होने के लिए, जैसे हम लोग बच्चे को टेम्परेचर आ जाता है ना, तो लाइक कपाल पर या पैरों पर हम लोग पट्टियां लगा देते हैं या घसते रहते हैं ना ठंडे पानी से, उसी टाइप से। यस विकास सर प्लीज। मैडम आपने जो अभी पैरों में बताया था, किस चीज का पानी बताया? थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही थी, समझ में नहीं आया था। पैरों में चंदन का पानी सर, चंदन, मुस्ता और तुलसी के पत्ते डालकर। मैम क्या क्या कैसा प्रोपोर्शन रहेगा? सर प्रोपोर्शन सेम ही लीजिएगा, इसमें प्रोपोर्शन का ये इशू नहीं है। हम लोगों को क्या करना है कि एक हम इसमें ना लाइक काढ़ा या पाउडर ले गया हम ले, जैसे देखिए अभी लाइक 1-1 चम्मच चंदन का चूर्ण आपके घर में है तो चंदन का चूर्ण ले लीजिएगा आप, है ना। तुलसी के कुछ पत्ते इसमें डाल सकते हैं, और चंदन का चूर्ण और उशीर का चूर्ण आपके पास अवेलेबल होगा तो वो भी ले सकते हैं। तुलसी का ले लिया तो इसमें जैसे अभी आप क्या करेंगे, एक थोड़ा छोटा सा टब या छोटा बर्तन होगा घर में, इसमें ये घोल बना दीजिएगा और इस घोल में तौलिया लीजिएगा, तौलिया को डुबो कर भिगो कर अच्छे से निचोड़ लीजिएगा और निचोड़ कर पेशेंट के बदन पर लगा दीजिए कपड़ा, जैसे उसको लपेट, जितना हम लोग लपेट सकते हैं ना उतना लपेट कर रखिएगा, जिससे बुखार उतरने में मदद होती है। आमतौर पर हम लोग स्पॉन्जिंग करा देते हैं, बट यहाँ पे ये थोड़ा सा, और ज्यादा से ज्यादा एब्डोमेन को अगर आप लपेट कर रख देते हैं तो भी अच्छा है। इसमें और एक मिट्टी का लेप एब्डोमेन के ऊपर लगा देना, ये भी हम लोग करा सकते हैं। जैसे मिट्टी चिकित्सा, काली मिट्टी का जो है उसको लेकर उसको उसमें थोड़ा सा पानी डालिएगा और एक जैसे लेप लगाने के लिए सेमी सॉलिड लाइफ टाइप का बन जाएगा ना, तो उस प्रकार से उसको एब्डोमेन पर लगा देने से भी फीवर उतर जाता है, ज्वर रिलीज होता है। तो चंदन, उशीर या मुस्ता या तुलसी ये ज्वरग्न कार्य करने वाली द्रव्य है, इसीलिए इसका घोल। क्या लेना है? मुस्ता का क्या पंचांग लेना है? मुस्ता का क्या पंचांग लेना है? मुस्ता का चूर्ण सर, मुस्ता का चूर्ण। नहीं, उसे किस पंचांग का चूर्ण होगा? मुस्ता में किस पंचांग का चूर्ण होगा? मतलब पत्तों का होगा कि किसका होगा? किस चीज का चूर्ण होता है मुस्ता का? उसके छाल का होगा सर, मुस्ता के। हमें इसे उबालना नहीं है पहले क्या? मतलब जैसे उबालने की जरूरत नहीं सर। अगर आपको पीने के लिए देना है तो उबाल कर दीजिएगा, जैसे मैंने बताया पानक या वाटर, मुस्ता वाटर, धनिया का पानी, तो आप उसको उबाल कर दे सकते हैं, तो वो ठीक है। बट यहाँ पे कपड़े से लपेटने के लिए या फिर कोल्ड स्पॉन्जिंग कराने के लिए उबालने की जरूरत नहीं, आप घोल में डालकर भी करा सकते हैं। थैंक यू मैम। घोल के साथ। राजकमल जी आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम मुस्ता का जहां तक मुझे ध्यान आया कि हम उसमें ना उसके जो कांड होता है या जो ट्यूब्स होते हैं वो यूज करते हैं, शायद प्रयोग करते हैं। यस, हाँ बोलिए बोलिए। बस मैम मैं यही कह रहा था कि मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि मुस्ता का जो हम लोग यूज करते हैं कांड या वो जो ट्यूब जैसे उसके होते हैं, ट्यूब्स बोलते हैं उनको, यूज करते हैं, कंद जिसको बोल देते हैं। जी कंद, यस कंद का प्रयोग करते हैं। जी। और कुछ इसमें ऐड ऑन करना है किसी को? ऐड ऑन करना है तो करिए प्लीज। मैडम मुझे कुछ पहले पुराने लोगों ने ये भी बताया था कि कुछ कि सरसों के तेल से पैरों की मालिश कर दी जाए। और अगर वो ये भी कह रहे थे कि जैसे लोग एंटीबायोटिक्स देते हैं तो एंटीबायोटिक्स तब दी जाए कि जब टेम्परेचर अगर 100 के नीचे आ जाए तो उनको मतलब की कमजोरी नहीं होगी, ऐसा बोलते थे कि अगर आपने क्या एंटीबायोटिक्स दे देंगे तो, जैसे एंटीबायोटिक्स अगर बहुत हाई फीवर हो तो दे देते तो कमजोरी आ जाती है, तो वो ये कहते थे कि अगर आप इससे पट्टी वगैरह से या पैरों की मालिश से अगर टेम्परेचर कम करके 100 या उसके नीचे आ जाए तब अगर आप एंटीबायोटिक्स देंगे तो आपको कमजोरी नहीं महसूस होगी उतनी। बिल्कुल 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 सर, ये तो सही बात है।
अभ्यंग की बात आपने छेड़ी है तो ये बराबर है सर, अभ्यंग के लिए भी बताया गया है। अभ्यंग के लिए ना उन्होंने खास तेल बताते हैं आचार्य, इसमें कुष्ठ, मधुयष्टि, रासना और पद्मक, सारीवा, उशीर, उत्पल वगैरह, मुस्ता, इन सभी को लेकर अच्छे से चूर्ण उसका, और इसमें दशमूल वगैरह सब कुछ, बहुत सारे ऐसे द्रव्य है, इसको पकाकर, काढ़ा पकाकर, फिर उसमें दूध और लाइक गोमूत्र वगैरह सब कुछ डालकर, तेल डालकर उसको पका देते हैं। और ये जो है गरम तेल जो है इसके लिए, अभ्यंग के लिए हम लोग लगा सकते हैं, जो वात ज्वर के लिए अच्छा बताया है। ये भी एक सहितोक्त रेफरेंस यहाँ पे मिल जाता है। और जैसे अभी आप देखिए ज्वर चिकित्सा के कई मायने हैं ज्वर में, मतलब हम लोग प्रेगनेंसी के लिए बोल रहे हैं ना, तो गर्भिणी अवस्था में तो मुझे लगता है जितना सिंपल तरीके से हम लोग यूज करेंगे उतना अच्छा रहेगा। इसमें आप दशमूल का भी प्रयोग कर सकते हैं, दशमूल भी वातज ज्वर के लिए अच्छा बताया। सारीवादी गण के जो भी है, दशमूल या लघु पंचमूल या बृहद पंचमूल, इन दोनों को मिलाकर इसका भी हम लोग काढ़ा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। या फिर लाइक सारीवादी गण के जो भी द्रव्य है उसको भी हम लोग काढ़े के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं। और बताइए और क्या दे सकते हैं, आप भी थोड़ा सोचिए इसमें। अंजना जी आइए आप भी। चंदन, लोध्र, सर रेजिन वाटर, मुनुक्का का पानी, मुनुक्के को भिगोकर, क्योंकि मुनुक्का जो है ना पित्त का शमन करने वाले होते हैं, इसलिए उसको भी हम लोग दे सकते हैं। और जैसे मैंने अभी आपको यष्टि मधु का बताया था, यष्टि मधु, और ये भी हम दे सकते हैं, यष्टि मधु, चंदन, उशीर, इसका काढ़ा बनाकर इसमें शर्करा डालकर मधु के साथ भी दे सकते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा सारे ये जो द्रव्य है ना पित्त शमन करने वाले ही। प्रदेह, ये भी चिकित्सा है, तेल के रूप में भी है, पिसा हुआ तेल, सारा कुछ ये लेकर भी हम लोग कर सकते हैं इसमें। और जीवनी गण के द्रव्यों के साथ भी, लाइक जो भी आपको मिले, क्षीरकाकुली वगैरह मिले तो क्षीरकाकुली, यष्टि मधु और मधुक, यष्टि मधु वही, और ये मिलाकर पानक देते हैं तो पैत्तिक ज्वर के लिए अच्छा माना गया है। आप चंदन, उशीर और सारीवा, इनका चूर्ण लेकर इसमें घृत मिलाकर इसका भी लेप लगा सकते हैं, प्रदेह के टाइप में लेप लगा सकते हैं, जो कि पित्त की बर्निंग सेंसेशन वगैरह, दाह हो रहा है तो वो भी कम करा देती है। कफ ज्वर है तो रासना का प्रयोग बताया है, रासना का काढ़ा मधु के साथ पिला दे सकते हैं। बाकी मुझे क्या लगता है सर बताऊं मैं, नॉर्मली मुझे लगता है कि ज्वर में फोमेंटेशन, कोल्ड फोमेंटेशन, ठीक है, और लंघन थोड़ा सा, और लंघन के साथ गर्भिणी स्त्री में बहुत ही ज्यादा कुछ थकान या बहुत ही ज्यादा कुछ ये ना हो, दुर्बलता ना हो, धातु का क्षय ना हो, या अच्छी उसकी ग्रोथ भी बने रहे गर्भ की, इसके लिए हम लोगों को यूश पानक, षडंग पानी, ऐसे कुछ इसका प्रयोग हम लोग करते रहेंगे तो उसका ये भी मेंटेन रहेगा। और जैसे कोकोनट वाटर है, कई सारे ऑप्शंस हमें मिल जाता है। एकदम से हम लोग फलों का जूस नहीं देंगे, फलों का रस नहीं देंगे शुरू में, क्योंकि फिर जैसे आम है, अग्निमांद्य है, तो इसलिए हल्का सा जितना पतला दे सकते हैं, जैसे मैंने आपको दाड़िम का रस आपको ऑप्शन दिया, क्योंकि दाड़िम रस ये गर्भिणी अवस्था में रक्त धातु की मात्रा बढ़ाने के लिए कि भी वगैरह काम में आ सकता है, तो वो हम लोग दे सकते हैं। मेडिसिन एज सच मुझे लगता है कि सुकुमार घृत, संशमनी वटी, गुडुची घनवटी, नीम वटी, पंचतिक्त वटी, पंचतिक्त चूर्ण, ये सभी ही हम लोग यूज करेंगे। ज्यादा हेवी मेडिसिन नहीं यूज करेंगे तो बेहतर है। मुझे लगता है अगर कोई ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, उससे जुड़े कुछ ये नहीं, तो ज्वर अपने आप इसमें कंट्रोल में आ जाता है। इसके लिए हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ सकती। और बाकी उसके रिलेटेड लक्षण है तो जैसे मैंने बताया, कफ, सर्दी, खांसी है तो तालिस आदि चूर्ण, सीतोपलादी चूर्ण, तुलसी का काढ़ा, शहद मिलाकर, अदरक वगैरह मिलाकर जो हम लोग घरेलू तौर पर उपयोग में लाते हैं ना, वो भी हम लोग काढ़ों का प्रयोग भी कर सकते हैं। भाप देना है, खांसी अगर हो तो एलादी वटी है खांसी के लिए, या कफ या ब्रीथलेसनेस है तो एलादी वटी है, इसमें वो भी काम करेगी। खदिरादी वटी दे सकते हैं, वो भी चूसने के लिए देते हैं तो वो भी काम करेगा, है ना। आर यू गेटिंग? इज देयर एनी एडिशन? एडिशन कुछ करना हो तो बताइए प्लीज। रेखा जी, राजकमल जी, विकास सर, इज देयर एनी एडिशन? ज्वर चिकित्सा
तो बाकी तो ज्वर चिकित्सा अलग है मुझे लगता है, हम लोग नॉर्मल जो ज्वर चिकित्सा पढ़ते हैं ना वो, बट यहाँ पे गर्भिणी के लिए तो यही अच्छा है। और बाकी सारी जो पथ्य पथ्य है वो तो आप सभी जानते हैं। और देखिए पित्ता और कोई भी ज्वर हो, ज्वर में क्या होता है ना, संताप होता है, पेशेंट तो एक चिड़चिड़ा बन जाता है, तो पेशेंट को जितना कंफर्टेबल रखेंगे ना उतना अच्छा है, क्योंकि संताप ही ज्वर का मुख्य कारण होता है। तो उसको संताप ना आए इसका हम ये करेंगे तो बेस्ट रहेगा, बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से। काढ़ों का प्रयोग, यूज का प्रयोग, यवागु पेया, लाजा की मंड, लाजा का मैंने हम रोज लाजा का नाम ले रहे, साबुदाना मिलता है उसकी कांजी, या लाजा का पेय, लाजा का चूर्ण भी दे सकते हैं, बेस्ट रहेगा। राइस ब्रूयल जो कि आम के लिए अच्छा रहेगा। परपटक मुस्ता का भी काढ़ा दे सकते हैं, बट अभी थोड़ा सा परपटक जो है इसके लिए प्रेगनेंसी के लिए हम लोग कम यूज करें तो बेहतर रहेगा। परपटक का काढ़ा जिंजर के साथ भी बेस्ट रहता है। वत्सकादि घृत करके भी वो भी दे सकते हैं, वो भी चलेगा। और बाद में जैसे 3-4 दिन हो जाए और ज्वर नहीं है बट थकान वगैरह है तो यू कैन गो विथ मिल्क। मिल्क में जीवनीय गण का द्रव्य लेकर हम लोग उसको सिद्ध कराकर दूध भी देते हैं, शिल्पा कल्पना के साथ चल सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको जो भी मिले, लाइक शतावरी, अश्वगंधा हो, बला हो, काकुली वगैरह हो, जो भी मिल जाते हैं ना उसका भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। आर यू गेटिंग? उष्णोदक षडंग पानी बेस्ट है सर। अम्ल की शूंठी का भी प्रयोग कर सकते हैं आप इसमें, लाइक आपने कुछ पेया वगैरह बना दी ना तो उसमें भी अम्लकी का चूर्ण, शूंठी का चूर्ण डाल सकते हैं। यस, एनी अदर? Any other thing to discuss? रेखा जी बताइए, मैम रेखा मैम बताइए, आपका पेशेंट का भी बताइए और आपका जो, हाँ बताइए। मेरे को उसी के बारे में एक बार बात करनी थी। जो पेशेंट आपको बताया था कि 7 मंथ्स प्रेगनेंसी है और वाइट डिस्चार्ज, जो उसका बिल्कुल मोनियल इन्फेक्शन ही है जो मैं चेक किया है। तो लेकिन अब ऐसे केस में हम लोग मैम योनि धावन कर सकते हैं प्रेगनेंसी में? नहीं मैम, योनि धावन तो इंडिकेटेड नहीं है वैसे, बट हम लोग ना अवगाहन करा सकते हैं, अवगाहन करा सकते हैं। क्या करिएगा, पंचवल्कल चूर्ण का घोल बनाकर टब में उसको उसमें बैठने को लगाइएगा, या वो अपने हाथ से ही करे, लाइक थोड़ा सा क्लीनिंग टाइप में या ब्रश टाइप में कर सकते हो, खुद से करे। एज अ प्रोसीजर हम लोग वहां पे लोकल कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे या धावन करना ठीक नहीं रहेगा। तो इसके साथ अवगाहन आप कर सकते हैं पंचवल्कल का या त्रिफला चूर्ण का। ठीक है, ठीक है, खुद से उसको करवा लगाइए टब में ना, टब में लेकर बनाकर घोल बनाकर वो क्लीन करे, उसमें थोड़ा देर बैठे, जैसे हम पाइल्स के पेशेंट को बोलते हैं ना, हाँ जी, जैसे हाँ वैसे वो बैठे अपने हिसाब से, लाइक जैसे अभी उसका वेट वगैरह बड़ा होगा ना तो उसको जैसे कंफर्टेबल होगा उस टाइप से वो ले सकते हैं ना डिश। ठीक है जी, तो ठीक रहेगा उसमें, मुझे मेरे हिसाब से तो ये ठीक रहेगा। और मेडिसिन क्या चल रही मैम? मैम अभी उनका एक तो चंद्रप्रभावती आपने बताया था, चंद्रप्रभावती मैंने दिया है उसको, साथ में उसको मतलब ल्यूकोल टैबलेट दी है, हिमालय ड्रग्स की 2 टैबलेट्स बीडी करके, ठीक है। और उससे पहले मतलब जब नहीं कंट्रोल हुआ था तो मैंने उसको एक बार वेजाइनल में जो रियलिटी की मैंने उसको क्लिंडामाइसिन भी दे दी थी कि 3 टैबलेट्स का कोर्स तुम कर लो रख के। हाँ अच्छा, ठीक है। तो लेकिन अभी उसके बाद भी इसका ठीक नहीं हुआ, मतलब सारी चीजें करने के बाद। आंवले की चूर्ण दीजिए ना, आंवले की चूर्ण शहद के साथ दीजिएगा, आंवले की नागकेशर गुड़ूची का कॉम्बिनेशन, तीनों भी चल जाते हैं। आंवले की गुड़ूची तो दीजिए, आंवले की चूर्ण शहद के साथ अकेला भी सिंगल भी चलेगा। ठीक है जी,
वो अब मैं फिर अभी एक्चुअली 5 दिन के बैक के अब आउट ऑफ स्टेशन आ गई हूँ, तो मैं 5 दिन बाद बैंगलोर पहुंची, तो उसको 5 दिन के बाद फिर पहुंच के उसको फिर स्टार्ट करवाती हूँ सब कुछ मैम। हाँ हाँ बिल्कुल। और मैम और एक दूसरा जो आपका ये था ना, सर का जो था ना, लाइक मूत्रपुच्छ का था ना वो, तो उनको कैसा है अभी? मैम वो अभी तो है थोड़ा सा एक्चुअली ना, वो पूरा अनुलोमन कर नहीं पाए एक्चुअली, कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग में रहे तो वो डिस्टर्ब सा रहा, तो अब जाकर के इनको अनुलोमन और सारा दोबारा से स्टार्ट करके तब पता चलेगा। अभी फिलहाल ये वो खा रहे हैं यूराल। अच्छा अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। मैम के केसेस तो और बहुत से थे, आप बिटिया का भी आपसे मिलके डाइट चार्ट के बारे में एक बार डिस्कस करना था कि उसका कैसा डाइट चार्ट किसके बारे में प्रिपेयर मैम? करूं। किसके बारे में? अपनी बिटिया के लिए मैम। हाँ वो क्या हो गया मैम, बिटिया का क्या हो गया बताइए। मैम शी इज 23 years, PCO है और obese PCO, she is obese PCO, she is 93 kg at this time। और जिसका उद्वर्तन विरेचन कराया था, लेकिन बस्ती के टाइम पे वो नहीं कंफर्टेबल हुई, तो बस्ती नहीं करवाई उसने। अच्छा ठीक है। हाँ तो यही उसी के लिए मुझे डाइट प्लान करके और सारा वर्क एक्सरसाइजेस के लिए, तो मैंने उसको बोला है, तो मेरे को ये था कि आपसे एक बार पूरा डिस्कस कर, क्योंकि वो जो मुझे सुनने आया कि वो बहुत ज्यादा कफ वात प्रकृति की है, लेकिन पित्त भी उसका बढ़ा हुआ है मैम, मतलब त्रिदोष जी लगती है, क्योंकि उसको कुछ भी खाती है ना, हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको बर्निंग सेंसेशन शुरू हो जाती है, एसिडिटी होने लग जाती है, जैसे दाल का चीला बनाया उससे भी उसको एसिडिटी हो रही है अभी, जबकि मैं घर में बिल्कुल भी उसके लिए खाना बना रही हूँ, बिना स्पाइसेस के बना रही हूँ, बट मतलब राजमा खाए उससे भी उसको एसिडिटी, मतलब फ्रेश बने हुए हैं, ये भी नहीं कि मतलब आप चलो सुबह के बने, तो बिल्कुल फ्रेश खाने में भी उसको ये सब चीजें दिक्कत हो रही है। जब से ये विरेचन और ये सब हुआ, उसके बाद उसको पता चला कि मुझे किन किन चीजों से दिक्कतें हो रही है बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा मैम, अभी मेडिसिन क्या चल रहा है? हमने कुछ मेदोहर गूगल वगैरह स्टार्ट किया था मैम, अभी कोई मेडिसिन, क्योंकि वो इतनी ज्यादा वो डिप्रेस हो गई थी ना, सिर्फ मानस मित्र चल रहा है उसका। अच्छा अच्छा, मानस मित्र चल रहा है मैम। इसमें शिग्रू गूगल चला दीजिए ना, का शिग्रू त्रिफला या फिर कांचनार गूगल। ओके मैम। कांचनार गूगल स्टार्ट करिए मैम। जैसे अभी उसकी ओबेसिटी और पीसीओडी की केस है ना, तो कांचनार गूगल या शिग्रू गूगल दीजिएगा, और इसमें वरुणादि कषाय और सुकुमार कषाय, ये दोनों को मिलाकर दीजिएगा। वरुणादि कषाय और सुकुमार कषाय दोनों को इक्वल क्वांटिटी में गर्म पानी के साथ पीने को दीजिएगा। ट्रीटमेंट मैम एटलीस्ट आरोग्यवर्धिनी, कांचनार गूगल, वरुणादि कषाय, सुकुमार कषाय, ये तो कंटिन्यू रखिए ना। बाकी हम लोग पंचकर्म का देखते, बट एटलीस्ट थोड़ा सा उसका ये तो होगा। एक बार आपने अनुलोमन किया है ना इसमें? हाँ जी मैम, कर चुके हैं एक बार तो। हाँ ठीक है, फिर ठीक है, एटलीस्ट हमने कोष्ठ शुद्धि की है। ओके, अभी पीरियड कैसा हाँ है जी उसका? पीरियड कैसा है मैम? पीरियड्स 3 months हो गए, पीरियड्स भी नहीं आए उसको अभी तक। फिर पीरियड्स के लिए भी देखना पड़ेगा ना मैम थोड़ा सा और इसमें। मैम मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, ईटी उसकी भी वही है कि उसको ईटी उसके से 4 mm है। क्या है? 4 mm मैम, एंडोमेट्रियम 4 mm में से। अच्छा हाँ 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 हाँ। तो यही था कि वे तो पीरियड्स भी अभी नहीं आएंगे, पहले उसको बढ़ाने के लिए हमें देना पड़ेगा ब्रिंग में। वही तो थोड़ा सा इसके लिए भी काम करना पड़ेगा बिल्कुल। तो मैम ये स्टार्ट करिएगा आप थोड़ा इसमें ये सारा। जी बस मैम। कांचनार गूगल, सुकुमार कषाय, वरुणादि कषाय स्टार्ट करिए। तो पीरियड ठीक है मैम। पहले, इसके पहले भी रेगुलर रहता था पीरियड या इरेगुलर रहता था? तो मैम इरेगुलर ही है। कितने दिन में आता है मैक्सिमम? मैम पहले तो ये होता था कि 40 days 50 days में आ जाता था, और कई बार पहले मतलब ये इसको प्रॉब्लम पिछले 5 साल से चल रही है। तो शुरू में तो पहले उसको ओसीपीस पे ही गई थी, तब उसकी सिस्ट बहुत मतलब बड़ा साइज सिस्ट हो गया था, ओवरऑल जी उसको स्टार्ट किया था, तो जिससे उसकी सिस्ट रिड्यूस हुई थी। उसके बाद फिर अभी कुछ टाइम से मैंने उसको पूरा आयुर्वेद पे ही शिफ्ट करने की, अभी जब वो आई एग्जाम्स दे करके अब मैं पूरा फ्री होके, तो नाउ शी इज कीन कि मुझे अब अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। तो देन शी वेंट फॉर द पंचकर्मा, जिसको उसने बीच में स्टॉप किया कि मैं अब और नहीं करा सकती हूँ, मतलब वो इतनी ज्यादा हो गई थी। मैम ये स्टार्ट करिए ना पीरियड कषाय, और इससे पीरियड आने के लिए भी मदद हो जाएगी। और काला तिल, कृष्ण तिल और गुड़ का काढ़ा भी स्टार्ट कर दीजिएगा, फिर इसमें वो भी पिला दीजिएगा।
ठीक है जी। लाइक थोड़ा सा आयन भी ये होगा और पीरियड आने में भी मदद मिलेगी एक। और फिर मुझे बताइए थोड़ा इसमें हम लोग क्या और ऐड ऑन कर सकते हैं या कम ज्यादा कर सकते हैं ना, वो भी थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी कुछ भी चल हाँ नहीं रहा जी। है मैम? नहीं मैम, अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि वो इतनी ज्यादा इरिटेटेड थी ना, तो मैंने खुद भी फिर, क्योंकि वही है कि अगर वो मेंटली डिप्रेस रहेगी तो कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो पहले हाँ वो उसको तो ठीक है। काउंसलिंग करके बाकी और कुछ सब क्या है करके। मैम, स्ट्रेस क्या है उसको ना, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, समस्या क्या है उसकी? मैम बेसिक उसकी नेचर ऐसी है। अच्छा अच्छा। अब क्या पढ़ नेचर रही है वो, ऐसी है क्या पढ़ रही है? मैम, अभी उसने डिजाइनिंग कंप्लीट कर ली है। अभी वो वर्क कर रही है टाटा के साथ, मेंटल हेल्थ के ऊपर ही वर्क कर रही है वो बेसिकली। शी इज अ डिजाइनर। तो उनका पूरा हम्म, ग्राफिक डिजाइनिंग, सारा दिन लैपटॉप के आगे बैठने का उसका काम रहता है। अच्छा अच्छा। ठीक है, वो तो ठीक है। अभी आजकल के इसमें तो लैपटॉप और ये तो कॉमन ही है, इसमें कोई हाँ मतलब जी। ये नहीं है वो तो, बट इसके साथ थोड़ा सा कुछ और। मैम मूड स्विंग्स बहुत रहते हैं। अब मैंने कि शी लव्स बेकरी, तो उसको बेकरी कोर्स करवाना शुरू किया है, तो उससे वो खुश रह रही है, क्योंकि उसको पता है कि मतलब अब वो चीज कर रही है जिसको, जो उसको खाना सबसे ज्यादा टेम्पटिंग और सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो वो उसमें बहुत खुश है। अच्छा अच्छा, नहीं ठीक है ना, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसको वो भी जरूरी है मैम, थोड़ा एटलीस्ट आप ना शिरोधारा वगैरह तो करिएगा फिर उसको। नस्य शिरोधारा, भले वो बस्ती के लिए रेडी नहीं है तो नस्य शिरोधारा भी तो हम हाँ लोग करवा जी। सकते हैं ना इसमें। हाँ तो वो जी तो मैम। स्टार्ट करिए ठीक है जी। एटलीस्ट। थोड़ा इसके लिए भी मदद हो जाएगी ना, आप हाँ जी। पीरियड इंड्यूस कराने के लिए भी मदद हो जाएगी, नस्य हाँ अगर जी मैम। शिरोधारा दे देते हैं तो। मैम नस्य की अनु तेल से ही दे। ये शतपुष्पा मिलेगा क्या आपको? शतपुष्पा का तेल मिलेगा? मैम मैं पता कर लूंगी मार्केट में। मैंने ग्रुप पे भी डाला था, शतपुष्पा हाँ। तेल के लिए एड्रेस डाला था ना, हाँ उससे नहीं आप तो वहां मंगवा। से। जी मैम। तो वो अच्छा रहेगा मैम, पीसीओडी के लिए भी और ओवरऑल आर्थोस्क्लेरोसिस के लिए काम करने के लिए शतपुष्पा अच्छा रहेगा। जी मैम। मैम और जो आप कुबेराक्ष आदिवटी बताते हो, वो भी इसमें अच्छी रहेगी? चलेगा, हाँ कुबेराक्ष भी दे सकते हैं मैम, बहुत सारे ऑप्शन है। रुद्धिवाटिका वटी है, कुबेराक्ष वटी है, जैसे शिग्रू है, त्रिफला गुगुल है, हाँ जी ये भी। मैम। हाँ बिल्कुल, बहुत सारे गुगुल के कल्प बहुत सारे ऑप्शन है, बट लाइक पीसीओडी में पेटेंट तो कांचना गुगुल और शिग्रू गुगुल ही माने जाते हैं। और फिर वटी में आप जी कुबेराक्ष भी दे सकते हैं, कन्या लोहादी वटी भी कुछ लोग यूज करते हैं इसमें। ऐसे जी हम मैम। लोग बदल बदल के चलाते रहेंगे इसमें ना, कंटिन्यू ट्रीटमेंट। देखिए मैम, इसमें 6 महीने कम से कम कंटिन्यू ट्रीटमेंट होगी तो रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे महीना भर लेकर जी कुछ नहीं मैम। होगा, वेट भी ज्यादा है और टिपिकल केस है ना ये पीसीओडी। मैम बिल्कुल टिपिकल केस है वो, मतलब एकदम जो टिपिकल करेक्टर होता है ना, वो है। वही तो, फिर थोड़ा इसमें मैम शोधन तो मुझे लगता है जरूरी है। आप जैसे भी उसको थोड़ा कन्विंस करके वमन तो करा सकती है क्या फिर? एक बार सत्य मैम वमन वही है अभी उस। जी मैम, सद्य वमन के लिए कर लेती हूँ। हाँ, क्योंकि स्नेहन को वो तैयार नहीं होगी क्लासिकल स्नेहन देकर कराने के लिए, तो एटलीस्ट सद्य वमन करा कर भी कर सकते हैं ना। तो विरेचन तो पूरा स्नेहन करा के, अभ्यंतर स्नेहन और वो सब किया था भाई, स्नेहन करा करके। एक बिल्कुल बार तो बिल्कुल। करवाया है, मतलब किसी भी तरह से। ये था कि एक बार तो एटलीस्ट कोश शुद्धि हो उसकी। उद्वर्तन किया आपने? उद्वर्तन करते रहिए कंटिन्यू, उद्वर्तन हाँ जी। कंटिन्यू रखिएगा। हाँ जी और मैम। कुछ इसमें ये नहीं, फिर बाष्प स्वेदन भी कर सकते हैं आप। हाँ जी। बाष्प स्वेदन भी वेट रिड्यूस करने के लिए और ओवरऑल लाइक क्लेद निकालने के लिए भी अच्छा है ना, स्क्रोटस खुल जाएंगे हाँ जी। बाष्प हाँ स्वेदन जी। से ना। लाइक निकल हाँ जाएगा जी। सारा जो भी दुष्ट मल है वो आम निकल जाएगा बाष्प स्वेदन से, तो वो जी दीजिएगा। मैम। यस। जी मैम। ओके। मैम इसमें आपने उद्वर्तन किससे दिया है रेखा मैम? ये हमने त्रिफला चूर्ण से दिया था। त्रिफला चूर्ण में किसी और चीज की मिक्सिंग करी थी मैम? नहीं बच्चा भी एक्चुअली। ऐड करिए, बच्चा चूर्ण भी ऐड करिए। जी मैम। मैम थैंक यू मैम। चूंकि रेखा मैम और हाँ शंकर जी। मैम, ये इसमें पीसीओडी में जनरली वेट गेन हो जाता है और मूड स्विंग्स होते हैं,
तो हाँ इसमें जी। त्वचा चूर्ण और त्रिफला चूर्ण से जैसे आपने करा है स्नेहन, तो इससे फर्क पड़ेगा वेट वेट पे भी? उद्वर्तन किया है। स्नेहन के लिए तो त्रिफला घृत दिया था। उद्वर्तन यानी लगाकर घसना, घिसना, रुक्ष टाइप का मसाज होता है, ड्राई मसाज होगा ये। लाइक हम लोग क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा पानी, लाइक जितना उसको सेमी सॉलिड बना सकते हैं ना, उतना पानी डालकर हम लोग रब करते हैं त्वचा पर, हाथ पैर के त्वचा पर, शरीर के त्वचा पर, और उसको फिर घिस कर निकालते हैं। तो ये घिस कर निकालने से क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, और जो भी स्रोतसों में क्लेद है ना, वो एक प्रकार से स्रोतस खुल जाएंगे। तो उद्वर्तन से वजन कम होने में अच्छी मदद मिलती है। और पीसीओडी में कहीं ना कहीं कफवात दोष का प्रकोप है ही, वेट गेन होता ही है। तो स्थौल्य की चिकित्सा में, पीसीओडी की चिकित्सा में उद्वर्तन का अपना इम्पोर्टेंट है। मैम अगर वेट गेन जैसे हो रहा है, तो वेट गेन रिड्यूस करने के लिए पीसीओडी में उद्वर्तन किस चीज से देना चाहिए आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? इसमें सर और हम लोग ना थोड़े वृक्ष द्रव्य मिला सकते हैं, जैसे कि आप दालों का प्रयोग कर सकते हैं, मूंग की दाल ऐड कर सकते हैं इसमें, कुष्ठ द्रव्य ऐड कर सकते हैं, वचा ऐड कर सकते हैं इसमें, और राल ऐड कर सकते हैं, जिसके साथ ये एक अच्छे से हो जाता है। लाइक वेट लॉस करने के लिए एक्चुअली त्रिफला, त्रिदोषण इसके लिए भी है, त्रिदोषण भी काम करता है, और वेट लॉस के लिए भी त्रिफला का रिजल्ट मिल जाता है। बट बाकी कुष्ठ वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, कुष्ठ वचा, तो और ज्यादा होगा, उद्वर्तन अच्छा होगा, वृक्ष उद्वर्तन। थैंक यू मैम। और कुछ? मैम मैं ना आपसे फिर 5 दिन के बाद, जैसे मैं 16th को पहुंच जाऊंगी, तो फिर मैं आपसे दोबारा डिस्कस करके फिर उसका सारा स्टार्ट करवाती हूँ। ओके ओके ओके, चलेगा मैम, चलेगा चलेगा। हाँ जी, थैंक यू मैम। यस यस, और कुछ हो तो बताइएगा, लाइक ना आपका सर का बताइए मुझे, सर का मूत्र पुच्छ का भी आप थोड़ा बताइए ना। जी मैम, जी मैम, मैं वो भी फिर मैम सारा कुछ करके ना तब आपको फिर पता। एक्चुअली वही है, उनकी दिक्कत ये रहती है कि यूरिन रिटेंशन अभी भी रात में जो है उठते हैं कई बारी, तो लगता है कि थोड़ी थोड़ी देर में, मतलब 5-5 10-10 मिनट लगता है कि यूरिन आएगा, बट पूरी खुल के आता नहीं है, तो जिससे नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। विकास सर, इसमें आपको लगता है ना, तो चावल का भी ऐड कर सकते हैं, चावल भी ऐड कर सकते हैं, हल्दी भी डाल सकते हैं, नीम भी डाल सकते हैं, नीम के पत्ते। यो भी डाल सकते हैं। मैम रेशियो कैसे रहेगा इन सब में, फिर इतना मिक्सिंग है? रेशो सब समान है, समान रेशो रहेगा इसमें, रेशो समान है। नीम के पत्ते के बाद आपने क्या बताया मैडम? नीम के पत्ते डाल सकते हैं आप इसमें। उसके बाद मैंने आपने कुछ बताया था। आमलकी भी बताया था ना मैंने, आमलकी बताया था आपको। मैं वो तो त्रिफला में आ जाएगा। हाँ यस यस, और क्या इसमें, ये सॉरी, ये डाल सकते हैं, बार्ली, ये का चूर्ण, वृक्ष है ना वो, डाइट के रूप में भी ये का बहुत अच्छा रिजल्ट होता है ना। हम ओबेसिटी में ये का बता देते हैं ना, बार्ली वाटर, और बार्ली खाने में यूज कर देते हैं ना यो, ओबेसिटी में खास करके अच्छा है यो। तो आप इसमें भी डाल सकते हैं, दशमूल भी डाल सकते हैं वातक शमन के लिए और इसके लिए। तो मैम यू कैन मेक जिनको इट जिनको बहुत ज्यादा फैट है, उनको जो है बार्ली का दलिया ज्यादा फायदा करेगा गेहूं के दलिए के हिसाब से, कंपैरिजन यस में। यस यस सर, बार्ली अच्छा रहेगा, बार्ली बेस्ट रहेगा। और अगर आप पीसीओडी में चाहते हैं तो आप त्रिफला में दशमूल भी मिला सकते हैं, तो वो वात कफ शमन के लिए अच्छा हो जाएगा, वात शमन के लिए पीसीओडी में। इक्वल क्वांटिटी देखिए, इट इज उपटन, आप घर में उपटन लगा लेते हैं ना, लाइक दिवाली के टाइम पे, या कुछ स्किन प्रॉब्लम, या ऐसे भी कोई स्किन केयर के लिए भी उपटन लगा देता है। तो जैसे हम लोग दालों का पाउडर लगा डाल देते, बेसन है, मसूर है, इसमें दूध डालकर, चंदन पाउडर डालकर हम लोग उसका उपटन लगा देते हैं, और फिर उसको घिस कर निकालते हैं। वही टाइप में इसमें करना है, जो हम लोग दिवाली पे जो उपटन बनाते हैं ना, उसी टाइप से है, बट ये डेली करना है। और इसमें थोड़े से हमने रुक्ष और मेडिसिन डाल दिए हैं, रुक्ष, तीक्ष्ण, उष्ण, कटु वाले, जो कि मेद का, कफ का नाश करेंगे, क्लेद का कम करेंगे, ऐसे द्रव्यों को हमें डाल देना है इसमें।
और जो जिसके साथ ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होना। ऊर्ध्वाधर का उद्देश्य यही है कि हम लोग घिसते हैं तो जैसे कि उसकी चंचलता बढ़ेगी, क्योंकि कफ के कारण थोड़ा सा सुस्ती, मंद, आलस्य आता है ना, तो इसके साथ चंचलता बढ़ेगी, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा और रक्त की शुद्धि होगी, तो फिर स्त्रोतस्फूलित के धातु भी अच्छे बनेंगे और मेद का और कफ का नाश होगा। इसके लिए हमें ये उद्वर्तन करना है। एक बार इसको अलग से पढ़ते हैं हम लोग, डिसीज वाइज पढ़ते हैं। ओके विकास सर? अगर आप अलग से पढ़ाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, एक सेशन में डिजीज के हिसाब से हमें डिसीज के हिसाब, या तो आजकल जो मेन क्लिनिकल जैसे डिजीज आ रही हैं जैसे ये, तो इसमें हमें अलग अलग में पता चल जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, तो आज हमने ज्वर चिकित्सा को लेकर आई थिंक कि देखा गर्भिणी ज्वर के बारे में। तो मुझे लगता है गर्भिणी ज्वर में भी लंघन, यूष, पानक, उष्णोदक और षडंग पाणी, संश्रमणी बट्टी, सुकुमार, घृत, और इसमें आप गोदंती भी मिला सकते हैं। गोदंती का भस्म जो पित्त का शमन करेगा, आप गुलकंद खाने को दे सकते हैं, जो कि बट अभी पहले अवस्था में तो लंघन ही देना है हमें। और जितना नेचुरल और जितने सिंपल ड्रग्स के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे उतना अच्छा इसमें होगा गर्भिणी ज्वर में। बाकी तो साथ में जो भी सिम्टम्स है उसको आप देखिएगा जरूर, लाइक ब्रीथलेसनेस है, कफ है और हाई ग्रेड फीवर है, ठंडी बजकर आती है, और उसके रिलेटेड कोई भी अगर आपको लगता है तो तुरंत हमें वहां पर जरूरी जो भी नैदानिक स्थितियां है उसको हम लोगों को करना पड़ेगा, लाइक सीबीसी है या कुछ टाइफाइड का टेस्ट है, अभी आरटीपीसीआर है, जो भी है वो तो हम लोग करा ही देंगे बिल्कुल। ओके, तो फिर आज के लिए रुके हम लोग। अगर कोई किसी का केस नहीं है तो हम आज के लिए रुक जाते हैं। फिर कल मिलेंगे। ओके रेखा जी? जी मैम, थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मैम। आप मैम ये इक्षु का रस भी पीने को दीजिए ना सर को, रेखा जी। जी गन्ने का जूस। जी मैम। थोड़ा सा उनको साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करिएगा। आप पानी की मात्रा, कोकोनट पानी, और जो भी लाइक इक्षु वर्ग का अच्छा है ना इसमें, पंचतृण और इक्षु का, इक्षु को दीजिएगा भरपूर मात्रा में। जी मैम। अच्छा, इसमें पेशाब खुद के आने लग जाता है। एक बार मुझे बताइएगा अच्छे से उसके बारे में। जी जी मैम। क्योंकि घर के ही लोगों को हमें ठीक नहीं करने हैं तो फिर क्या मतलब। वही बात मैम, यही तो मेरे को सबसे ज्यादा परेशानी थी कि मैं घर के लोगों को ठीक नहीं कर पाई तो मैं बाहर क्या करूंगी। फिर घर वाले तो ताने मारते ही रहते फिर। बस सबसे पहले उन लोगों को रिजल्ट देना है, क्योंकि अभी तक वो ये मैं भी मैम एलोपैथिक में ज्यादा घुसी हुई थी, अब आयुर्वेद पे घुस रही हो तो धीरे धीरे अब उनका विश्वास पहले जीतना जरूरी है घर वालों का। यस, वही तो। फिर वो फिर क्या बोलते, तुम्हारा कुछ काम का ही नहीं है ना ये सब, इतना क्या है फिर हम लोग ये नहीं हो पाते ना, ऐसे हो जाता है ना फिर। जी मैम। बड़ा मैम ये अग्नि कर्म कैसा रहता है? अगर अग्नि कर्म की वर्कशॉप अटेंड करनी चाहिए मुझे? हाँ करिए मैम, करिए, अच्छा है वो। आजकल हमने बहुत सारे सेशंस किए थे अग्नि कर्म के ऊपर। अभी एक बार और प्लान करेंगे नेक्स्ट सीजन में करेंगे और एक बार। बहुत अच्छा। अग्नि कर्म पे एक सेशन ले लीजिए। करेंगे हम लोग अग्नि कर्म। मैम अग्नि कर्म पे एक सेशन ले लीजिए। किस पे? अग्नि कर्म पे। काफी बार हुआ है बट हम लोग फिर से एक बार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ओके जी मैम। जी मैम। अग्नि और विद्या कर्म के ऊपर लेंगे। ओके जी मैम। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।